तो आप सभी का आपके अपने चैनल घंटा पर स्वागत है। आज हम लोग रोशन आनंद यानी कि ज्ञान बिंदु के द्वारा बिहार दरोगा के लिए 15 मॉडल सेट प्रैक्टिस को लॉन्च किया गया है। उसी का हम लोग लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट 15वां सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आज सॉल्व करेंगे और ये 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका सही और कितना गलत होगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल पढ़िए ध्यान से। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ और इसका आंसर क्या हुआ। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स, इसका जो है आपका आंसर होगा क्या होगा, तो बी होगा, बिकॉज ऑफ होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेज गिवन बिलो। कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेज गिवन बिलो, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है अब जो है इफ आई हैड सीन रामा आई डेट हर, तो यहाँ पर डेट की जगह पर क्या होगा, जो खाली स्थान वहां पर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन होगा बी। इफ आई हैड सीन रामा आई वुड हैव टोल्ड हर, आई वुड हैव टोल्ड हर, तो आपका ऑप्शन होगा बी, वुड हैव टोल्ड हर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। उसे यह काम करना पड़ा, उसे यह काम करना पड़ा, ट्रांसलेट इन इट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसका क्या होगा, तो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, सी होगा। ही हैड टू डू दिस वर्क, ही हैड टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना पड़ा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द है, अग्नि का विशेषण शब्द है, तो अग्नि का विशेषण शब्द है आपका ए, आग्नेय। ठीक है, तो विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताता है, तो अग्नि का विशेषण शब्द होगा आग्नेय, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलते हैं आप नेक्स्ट सवाल पर। बादल का तत्सम रूप है, बादल का तत्सम शब्द है, शब्द, तो आपका बादल का तत्सम शब्द जो है आपका सी हो जाएगा, वारिद हो जाएगा, तो वारिद। बादल का जो पर्यायवाची शब्द के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है, बादल का अभ्र होता है, पर्यायवाची शब्द अभ्र होता है, और एक होता है मेघ होता है, बादल का पर्यायवाची शब्द, और अगला जो होता है घन होता है, जलद होता है, जलद होता है, तो और एक होता है आपका जलधर होता है, जलधर होता है, उसके बाद आपका होता है बलाधर होता है। ये सब बादल का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। और तो इस तरह पर्यायवाची शब्द बादल का आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है पूछा था बादल का तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द पूछा था, तो आपका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा क्या होगा, तो सी, वारिद हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, तो लॉटरी लगना, तो ये तो होगा ही नहीं, क्रोध आना, तो ये भी नहीं होगा, ध्वस्त हो जाना, तो ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा बी, मुसीबत आना, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप को आयोजन मिला है, सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप को आयोजन मिला है, तो आपका इसका आंसर होगा राइट सी होगा, 2034 मिला है। चलते हैं 2026 के लिए जो है, 2026 के लिए जो है आपका 2026 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2024 जो है 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है यूएसए, यूएसए मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको और आपका जो है कनाडा हो जाएगा 2026 के लिए, ये इनको मिला है। 2030 के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2030 के बारे में, ये किसको मिला है, तो 2030 वाला जो है 25वां होगा, आपका 25वां फीफा का विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। तो ये जो है इसका जो है स्पेन करेंगे, स्पेन के द्वारा, और इसमें जो है मोरक्को हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा आपका, और आपका जो है पुर्तगाल हो जाएगा 2030 के लिए, पुर्तगाल। तो ये 3 देश जो है 2030 के लिए जब होगा 2030 में फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये 3 देश मिलकर करेंगे, 25वां वो होगा। चलते हैं 2027 इसमें नहीं दिया है, 2027 के बारे में देखते हैं 2027 में क्या है। तो 2027 में जो फीफा का महिला, फीफा जो है ना, फीफा का महिला, सॉरी महिला, महिला वाला होगा, महिला वाला जो होगा वो कहाँ होगा, तो वो आपका ब्राजील में हो जाए, ब्राजील में होगा, आपका जो है कहाँ होगा, तो आपका हो जाएगा ब्राजील में 2027 में महिला वाला होगा। ठीक है, इसे याद रखिए, 2027 में जो फीफा का महिला फुटबॉल होगा ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। और अगला थोड़ा सा देख लेते हैं 2026 में जो है AFC, 2026 में जो AFC महिला एशिया कप, महिला एशिया कप जो है, महिला एशिया कप आपका जो हो जाएगा, एशिया कप कहाँ से होगा, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है, महिला एशिया कप जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, आपका महिला एशिया कप जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होगा, किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होगा।
और 2029 में थोड़ा सा देख लेते हैं, 2029 के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2029 में क्या है, 2029 में जब महिला एएफसी का 2029 में जब फिर एक होगा एएफसी महिला वाला, एक तो 2026 वाला होगा ही अगले साल, एक 2029 में इसका महिला कप जो होगा वो होगा उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में होगा, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। 2025 में, ये 2025 चल रहा है आपका, तो इसमें जो फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप, फीफा का अंडर जो है ना, अंडर अंडर 20 जो पुरुष वाला जो है विश्व कप जो कौन कराएगा, तो आपका ये जो है चिली कराएगा, चिली, याद रखिएगा, चिली के द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई जो गलत होगा, असत्य पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है, तो आपका इसमें जो होगा कौन सा होगा, तो आपका इसमें जो होगा ए नंबर जो है गलत है, आपका ए नंबर जो है गलत है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टेनिस का स्वर्ण पदक नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता। ठीक है, तो ये दिया है कि टेनिस का स्वर्ण पदक कार्लोस अल्कराज ने जीता, तो नहीं, कार्लोस अल्कराज नहीं जीता, ये जीता है कौन, नोवाक नोवाक जोकोविच, जोकोविक ने किसको हराकर, कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जो जीता है कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, किसको हराकर, कार्लोस अल्कराज जो है ये इसको हराकर जीता है, तो ये पहला जो है गलत है आपका। चलते हैं, और इसमें कुछ और भी फैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉबी फीफे ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है, अरशद नदीम, जैसे नीरज चोपड़ा है ना भाला फेंकते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान का जो है अरशद नदीम है, इसने जो है भाला फेंक में 92.92 सॉरी 92.97 मीटर आपका की दूरी जो दूर भाला फेंकर ओलंपिक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपिक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो पाकिस्तान का अरशद नदीम में बनाया है। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा 9 का ए, 2025 को। इसमें कुछ फैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चीन जो है, चीन उसने जो है विश्व के सबसे बड़े उभयचर जहाज, विश्व के सबसे बड़े उभयचर जहाज सिचुआन सिचुआन का अनावरण किया है, अनावरण किया है, और इसमें जो चीन ने जो है विश्व का सबसे स्वर्ण भंडार, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है हुनान प्रांत, चीन का जो हुनान प्रांत है, हुनान प्रांत वो मिला है, हुनान प्रांत में चीन में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है, चीन का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। तो चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 10वां नंबर। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सो प्लैनेट के अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन होगा ई होगा अमेरिका। इसमें जो कुछ भारत जो है, भारत का इसरो ने क्या किया, भारत के इसरो को अंतरिक्ष में काउसिड लोबिया जो है ना, लोबिया को के बीज को क्या किया है, अंकुरित करने में कामयाबी मिली है, लोबिया के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी मिली है इसरो को। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपका नाम है 11 का ए होगा, क्यू शील्ड नाम है। इसमें जो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है, विश्व का 17वां देश बन गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल 12 नंबर। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन होगा डी, आंध्र प्रदेश राज्य। तो चलते हैं अगले सवाल में, हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है? तो आपका इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कोझिकोड वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में
पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, मरियम नवाज इसमें शामिल हुई है। इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है, ये याद रखिएगा। फतेमे मुहजिरानी ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता नियुक्त की गई है। जूडिथ सुमीनोवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जूडिथ सुमीनोवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को बनाया गया है। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी महिला महासचिव के तौर पर नियुक्त की गई है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका नियुक्त किया गया है 15 का आपका राइट आंसर सी, दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। और उसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है केरल में मनाया गया है। चलते आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुए लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका इसका आंसर है सी, नमिता गोखले को है। नमिता गोखले जो है एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका है जिनकी पहली उल्लेखनीय पुस्तक पारा ड्रीम्स ऑफ पैशन इनकी पहली पुस्तक है जो 1984 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। तो ये याद रखिएगा। चलिए कुछ और भी पुस्तक हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई है। द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। और द ऑन डाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखी गई है। ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर रमेश भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। इंडिया द रोड टू रेनेसेंस भीमेश्वर चल्ला के द्वारा लिखी गई है। द महात्मा मैनिफेस्टो राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सोवरनिटी दिलीप सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग सुनकर एक दो बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में याद बैठ जाएगा और रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 17वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा डी, ब्राजील। मॉरिशस से आपको सम्मानित किया गया, इसमें ऑप्शन देखते हैं मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस से सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। साइप्रस से किया गया है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज थर्ड। और नामीबिया से किया गया है आपका नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बिलिविथिया मिराबिलिस, अलग अजीब सा नाम है तो याद रखिएगा। और श्रीलंका से किया गया जो इसमें नहीं है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में हम बता देते हैं। श्रीलंका का है मित्रभूषण याद रखिएगा। श्रीलंका का सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन होगा 18 का ए, सूर्य बाला। तो इनकी जो पुस्तक है कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी, ये इनकी पुस्तक है। और इसके लिए इनको 34वें व्यास सम्मान से 2024 के लिए किया गया सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है कहां से किया है? तो सिक्किम में, सिक्किम याद रखिएगा। जैविक मत्स्य पालन सिक्किम, ये याद रखिएगा। क्लस्टर का शुभारंभ किया है कौन सा? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सक 2025 का आयोजन असम में किया गया है। और पहली बार भारत द्वारा आसियान देशों में से मलेशिया के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर, देखते हैं हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन होगा डी, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसमें थोड़ा सा हिलेरियस पुरस्कार के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं, बी नंबर के बारे में। हिलेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 का मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मुंडो डुप्लांटिस
स्वीडन का रहने वाला है, एवं वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार सिमोन बाइल्स अमेरिका का रहने वाली है। इन दोनों को दिया गया है। ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बैलन डी आर पुरस्कार 2024 पुरुष श्रेणी में रोड्री जो स्पेन कराने वाले हैं, और महिला श्रेणी में एटाना बोनमाटी ये भी स्पेन कराने वाली है, इनको बैलन डी आर पुरस्कार मिला है। तो चलिए, और आपको जो है ये आपका इसमें जो है ये जो सवाल पूछा गया इसमें आंसर होगा आपका डी, राइट आंसर है। बाकी मैंने ऑप्शन बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो आपका ऑप्शन होगा ए, राइट आंसर ए, अल्जीरिया। राइट आंसर ए, अल्जीरिया। अल्जीरिया का संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी सदस्य के रूप में नए चुने गए देशों का नाम है लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। नए सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। तो नए सदस्य जो है उनका नाम मैंने बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने किस प्रकार की नोटिस जारी किया है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, सिल्वर नोटिस जारी किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसमें भारत सहित कितने देश है? तो भारत सहित कितने देश है? 52 कंट्री इसमें शामिल है। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी इसमें? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। अगर पूछ देगा इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी तो 1923 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो ये जो प्रतिमा है शंकराचार्य जी की है। ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की प्रतिमा है, और स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मकता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा, ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में, एमपी में, मध्य प्रदेश के खंडवा में जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित एक 60 फीट ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ वननेस। और अगला सवाल देख लेते हैं इसी में थोड़ा सा। संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है। और इसी में देखते हैं श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा की स्थापना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। और अगला फैक्ट देखते हैं, बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु कैपेगोंडा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। इसके शिल्पकार कौन है? तो रामबी सुतार हैं। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य आपका कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर सी, हरियाणा। केरल के इसमें जो कुछ फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। भारत की पहली, इसमें ऑप्शन डी देखते हैं, भारत की पहली अनुवादक सुविधा से लैस उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है। फैक्ट कुछ और देख लेते हैं। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। बिहार जो है वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वालों में प्रथम स्थान पर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डी, राइट आंसर डी होगा, नई दिल्ली। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका शुरू किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा, किससे शुरू किया गया है? तो ऑप्शन आपका होगा बी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो ऑपरेशन है इसका प्रमुख स्थान है तो जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर एवं बाड़मेर। उद्देश्य इसका क्या था? ऑपरेशन सर्द हवा का कोहरा और सर्द मौसम में घुसपैठ और अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करना। और ये हुआ था जनवरी 2025 में, गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था। चलते इसमें कुछ और भी ऑपरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है मार्च 2025 में, ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा जो है मई 2024 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन हेतु किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जून 2025 में, इसके तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ऑपरेशन कामधेनु जान देते हैं। तो ये मार्च 2024 में शुरू किया गया और ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया गया। तो ये इतना सारे ऑपरेशन आप याद रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में 1378 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा बी बी रोहतास। इसमें कुछ फैक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। बिहार के पटना में पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया और बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन आपका होगा ए ऐश्वर्या राज, राइट आंसर। ऐश्वर्या राज ने बिहार मिसेज 2025 का खिताब जीती है और इसका ग्रांड फिनाले जो है पटना के होटल पाटलिपुत्र एक जौटिका में हुआ। इसमें कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और ऐश्वर्या राज को मिस बेस्ट कैट वॉक का भी विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही गई है? तो आपका ऑप्शन होगा 28 का ऑप्शन होगा डी बेगूसराय। अब चलते इसमें कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। 9 से आपका 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। और अगला फैक्ट जो है बिहार में जो है 108 आपका नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 29 का आपका हो जाएगा बी लोकसभा। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है आर्टिकल कितना? तो 75 का सब क्लॉज 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। तो आपका ऑप्शन होगा सी। दोनों पर जब कानून बनाएंगे तो तब क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में होगा। और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 है। संविधान लागू होने के समय जो है अंतर्गत लागू होने के समय 66 विषय से वर्तमान में 61 विषय है। किसमें? तो राज्य सूची में। राज्य सूची में कितने थे? तो उस समय 66 थे राज्य सूची में। अभी वर्तमान में कितने हैं? 63 याद रखिएगा। और अगला जो है संघ सूची के बारे में जान लेते हैं। तो संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने थे? 97। अब कितने हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में देखते हैं 31 के बारे में। भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा 31 का सी 3 बार लगाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना होगा? तो आर्टिकल आपका 352 के अधीन पहली बार वर्ष 1962 में चीन से जब युद्ध हुआ था तब उस समय लगा था। दूसरी बार 1971 में लगा था। किसके समय? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान से, ठीक है, उस समय। और तीसरी बार जो आंतरिक अशांति के कारण लगा था वर्ष 1975 में लगा था। तो 3 बार लगा है। और इसमें कुछ और फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 यानी कि आर्टिकल कितना 352 से 300 कितना है 60 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध वर्णित है। और इसमें और भी फैक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पहला जो है राष्ट्रीय आपात, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल आपका 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। सेकंड जो है आपका है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र जो है राज्यों में असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन ये किसके अनुसार लगता है? आर्टिकल कितना होगा आपका? आर्टिकल आपका 356 के अनुसार लगाया जाता है। और आपका थर्ड जो हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो है आपका आर्टिकल किससे होगा? 360 के अनुसार। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो आपका निर्णय जो लेता है आपका ऑप्शन होगा डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन जो होगा उसमें जो है 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जैसे दल परिवर्तन जब होगा तो उसमें याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, ये याद रखिए। दल परिवर्तन की बात जब होगा, दल परिवर्तन के बारे में पूछेगा तो इसके अनुसार होगा 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 15 यानी कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 जो है ना, आर्टिकल 300 आपका 324 से 329 तक में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है तारकुंडे समिति का संबंध है। तारकुंडे समिति का संबंध है आपका ए चुनाव सुधार से तारकुंडे समिति का संबंध है। तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1974 में हुआ था। इसमें और भी चुनाव सुधार संबंधित समितियां उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो संयुक्त संसदीय समिति 1971 से आपका 1972 में ये भी चुनाव कानून में संशोधन से संबंधित था। उसके बाद 1974 में आया है आपका तारकुंडे समिति, ये भी चुनाव सुधार से है। उसके बाद 1990 में आया है दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित था। उसके बाद 1990 के बाद 1993 में आया है आपका कौन सा, वोरा समिति, अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए। उसके बाद 1998 आपका आया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति। उसके बाद 2013 में आ गया है आपका JS वर्मा समिति, 2013 में आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, तेलुगु देशम पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, CPIM भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, बस इसमें नहीं है। तो तेलुगु देशम जो है नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा सी। तो थोड़ा सा दलों के बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलिए राष्ट्रीय दल के बारे में जानते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय दल है। INC यानी कांग्रेस, INC कांग्रेस। उसके बाद भाजपा है, CPI है, CPIM, BSP है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, आप है। अप्रैल 2013 की स्थिति के अनुसार से इतनी जो है राष्ट्रीय दल है। और क्षेत्रीय दल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल है, DMK एवं AIADMK। शिवसेना जो है तेलुगु देशम पार्टी है, क्षेत्रीय दल। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, असम गण परिषद है, हरियाणा कांग्रेस है, जदयू है और राजद है। ये सब क्षेत्रीय दल है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के स्तर पर ये सब नहीं है, राजद और जदयू, हरियाणा कांग्रेस, असम गण परिषद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, ये महाराष्ट्र के लिए है, पूरे देश में ये चुनाव में भाग नहीं लेती है। और शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब में है। तो ये सब क्षेत्रीय दल है। और राष्ट्रीय दल है कौन सा? INC यानी कांग्रेस है, भाजपा है, CPIM है, BSP है, नेशनल पीपुल्स पार्टी आप है। आप जी पंजाब में लड़ती है, बिहार में लड़ती है, गुजरात में घुस जाता है, ये पार्टी लड़ती है, तो ये आपका राष्ट्रीय है। चलते हैं अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 35, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर होगा। जोड़ी सुमेलित बी राइट आंसर होगा। भारत का निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से 300 कितना है, 329 तक है। तो ये आपका राइट आंसर है। सुमेलित पूछ रहा है, तो ये है भारत का। आप चलते हैं ऑप्शन सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता के जो है ना 165 में है, 163 में नहीं है ये वाला। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित प्रावधान 315 में है, ये है 332 में नहीं है, 315 में है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी आपका 124 में है, 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, 318 नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 में आता है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है 324 में सही है। संघीय लोक सेवा आयोग आता है 315 में, महाधिवक्ता आता है 165 में। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है तो आपका बी सम्मिलित है, सही है। बाकी सब नहीं था, मैंने बता दिया इसका क्या होगा। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट क्या है। नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाता है? नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो नागरिकता से संबंधित नियम जो बनाता है वो कौन बनाता है? 36 का आपका सी, संसद बनाती है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में जो है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955
के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। पहला तो भारत में जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा वंशानुगत होगा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीयकरण के द्वारा और पांचवा जो क्षेत्र सम्मिलित होने पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं। 37 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें से सभी होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका डी होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 आर्टिकल जो है आप 338 के सब क्लॉज क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था? तो आपका ऑप्शन होगा ए प्रकीर्णन आपका होगा। इसमें कुछ जान लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। प्रकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पत्ती से टकराया गया। तो आपका ये प्रकीर्णन होगा। और नाभिक जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 का पावर 5 गुना छोटी होती है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? टीआरपी का अर्थ है, टीआरपी का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो चलते हैं, भारत में टीआरपी की गणना जो है भारतीय टेलीविजन दर्शक मापन इंटैम इंटैम एजेंसी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क BARC बार्क द्वारा की जाती है। इससे पहले जो है टीआरपी गणना के लिए दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीवी रेटिंग डाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके पहले जो है डाइट का प्रयोग किया जाता था पहले, अब जो है इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, इन टाइम का और बार्क का। पहले डाइट का प्रयोग किया जाता था। भारत में टीआरपी का मूल्यांकन करने के लिए पीपल मीटर डिवाइस और पिक्चर मैपिंग इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि तो आपका क्योंकि जो होगा बी गैस द्रव रूप में बदल जाती है जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर बी होगा यहाँ पर डैश के स्थान पर। और एलपीजी जो है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और एलपीजी में एक अत्यंत ज्वलनशील होती है एलपीजी, अतः इसमें होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मोरकैप्टन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव से इसकी गंध को पहचान लिया जाए कि एलपीजी का सिलेंडर खुला है या बंद है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 41 नंबर आपका क्या है? दो पत्थरों को रगड़ने में या गाड़ी के घूमते हुए पहियों को ब्रेक लगाकर रोकने में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण डैश में होता है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर सी होगा, ऊष्मा ऊर्जा में होता है। चलिए इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को उठाने के क्रम में पेशीय ऊर्जा मस्कुलर एनर्जी का रूपांतरण जो है स्थितिज ऊर्जा में होता है। अब अगला फैक्ट है, किसी पत्थर को फेंकने के क्रम में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण जो है गतिज ऊर्जा में होता है। अगला फैक्ट है, गुरुत्व के अधीन निर्बाध रूप से गिरते हुए पिंड में स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। यानी कि कोई वस्तु जो है गुरुत्व के अधीन निर्बाध रूप से गिरते ऊपर से गिर रहा है तो वो पिंड क्या होगा, ऊपर है हाथ में पकड़े हुए, छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, हाथ में तो स्थितिज है, छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश की रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रकाश का रूपांतरण किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ईंधन के ज्वलन में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? ऊष्मा में होता है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला है, संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है। बिजली के बल्ब में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। अगर बिजली का बल्ब है उसका विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होगा तो प्रकाश लाइट कैसे देगा, ऊष्मा कैसे देगा? तो बिजली के बल्ब का विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश और ऊष्मा में होता है। डायनेमो अथवा टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है। टेलीफोन अथवा विद्युत घंटी में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण चुंबकीय ऊर्जा में होता है। ताप वैद्युत युग्म थर्मोकपल में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट में पाई 180 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है।
सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कालांतर होता है, तो आपका क्या होता है? बी, ये पाई होता है। पाई कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। केल्विन स्केल पर मापा गया ताप यदि T हो तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान डैश होगा। तो इसका जो मान होगा E होगा। T टेम्परेचर होगा कितना? -273.15 डिग्री। चलिए थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। तापमान की एक रूपता के लिए पेरिस में 1954 में हुई वेट्स एंड मेजर्स की 10वीं आम सभा में जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को मानक नियत बिंदु तथा इसके ताप को 273.16 केल्विन माना गया, जहाँ के केल्विन में ताप को सूचित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शहरों का मुख्य प्रदूषक किसे कहा जाता है जो मोटर वाहनों के धुएं के रूप में उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। कुटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं और अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कार्बन को क्या बोला जाता है? कार्बन को बोला जाता है भूरा काला, ए का आपका 4। कोबाल्ट को क्या बोलता है? कोबाल्ट का गहरा नीला, तो आपका कोबाल्ट हो जाएगा गहरा नीला। पोटेशियम हो जाएगा आपका हरा पीला और कैडमियम सल्फाइड हो जाएगा नींबू पीला। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। किस में होगा? तो ए का 4 किस में है? तो ए का 4 इसमें भी है, ए में भी है और 4 में भी है। ये दो इसका मतलब गलत है। ए का 4, ए का 4। बी का 3 किस में है? बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। सी का 1 किस में है? सी का 1 इसमें है और डी का 2 किस में है? डी का 2 इसमें है। तो यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया से संबंधित है? दहन अभिक्रिया से संबंधित है। तो दहन अभिक्रिया से संबंधित है आपका ऑप्शन होगा डी, CH4 प्लस 2O2। तो ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस 2H2O। मीथेन जो है, इस अभिक्रिया में मीथेन जो है CH4 मीथेन, ये मीथेन जो एक हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन गैस O2 की उपस्थिति में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल वाष्प H2O का निर्माण करती है। यह एक महत्वपूर्ण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और प्राकृतिक गैस के जलने का एक उदाहरण है। दहन अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, वो दहन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये पूछा है दहन अभिक्रिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें चलते हैं थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है ऑप्शन ए है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोक्लोरिक, ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो है जो एक प्रबल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एक प्रबल क्षार है के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सोडियम क्लोराइड जो एक लवण है और जल H2O जल का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, तो ये हो जाता है HCl प्लस NaOH। तो हो जाएगा ये NaCl प्लस H2O। तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण ये है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। 2H2 प्लस O2 ये बनेगा तो क्या 2H2O, यानी कि ये है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है सी नंबर। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस H2 ऑक्सीजन गैस O2 के साथ अभिक्रिया करके जल H2O का निर्माण करती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसका अर्थ है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। तो ये संयोजन अभिक्रिया ये सी नंबर करती है और फर्स्ट जो है ऑप्शन ये उदासीनीकरण अभिक्रिया करती है और आपका ये डी नंबर है, ये कौन सा अभिक्रिया करती है? तो दहन अभिक्रिया इसमें होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी दहन अभिक्रिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिकों से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में संयोजन से। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? समान आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? समान आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 49 का बी, कठोर और भंगुर होते हैं। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। जब परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तो कोलाइड का प्रकार क्या कहलाता है? तो 50 का ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, केवल समसूत्रण। चोटों की मरम्मत के लिए शरीर मुख्य रूप से समसूत्रण यानी कि माइटोसिस का उपयोग करके नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो आनुवंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के समान होती है, जिससे उन्हें विस्थापित किया जाता है और उपचार में सुविधा होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोशिका विभाजन का एक प्रकार है अर्धसूत्री विभाजन, जो युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं उत्पन्न करता है और यौन प्रजनन में शामिल होता है, न कि दैहिक ऊतकों की मरम्मत में। ये जो है ये यौन प्रजनन और दैहिक ऊतकों की मरम्मत में शामिल होता है, ये यौन प्रजनन में शामिल होता है। शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं उत्पन्न करता है और यौन प्रजनन में शामिल होता है अर्धसूत्री वाला। तो आपका ऑप्शन होगा देह, देह की मरम्मत वाला, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल समसूत्रण यानी कि माइटोसिस। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट जो है गैर संवहनी पौधे होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम का होता नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डार्विनवाद से। डार्विन द्वारा दिया गया यह सिद्धांत प्राकृतिक चयन पर जोर देता है, जहां अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित जीव रहते हैं और अधिक संतान पैदा करते हैं, जिससे अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता की उत्तरजीविता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये डार्विन जी से संबंधित है। इसमें कुछ और जान लेते हैं, लैमार्कवाद के बारे में जान लेते हैं। लैमार्कवाद क्या है? लैमार्कवाद, तो लैमार्क जो है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत बताता है कि अर्जित विशेषताएं विरासत में मिल सकती हैं, किसी को जो टैलेंट जो है विरासत में मिल सकते हैं। ये लैमार्कवाद है। और इसके बारे में जान लेते हैं बी के बारे में, ओपेरिनवाद के बारे में। अलेक्जेंडर ओपेरिन द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत रासायनिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। और मेंडलवाद के बारे में जान लेते हैं। ग्रेगर मेंडल के कार्य पर आधारित यह अनुवांशिकता और अनुवांशिक विरासतों के सिद्धांतों पर केंद्रित है। तो चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो ये आपको प्रभावित करती है, ए 54 का ये रक्त को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर की सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। थैलेसीमिया का कारण क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन सामान्य से कम हो जाता है, जिससे अनीमिया नामक स्थिति हो सकती है, जो थकान और कमजोरी का कारण बनती है। अतः थैलेसीमिया मुख्य रूप से खून को प्रभावित करती है। चलते हैं अगला सवाल ये देखते हैं। और ये सवाल जो है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चयन करना है तो थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा सा कर लेते हैं, जिससे आसानी होगी। तो चलते हैं 55 सवाल देखते हैं। पेप्टिक वर्ड, पेप्टिक वर्ड, व्रण, व्रण, पेप्टिक व्रण जो है ये है आपका जीवाणु, ये जीवाणु से है। और डेंगू जो है विषाणु भाई साहब से होते हैं। तो बी का 1 हो जाएगा। फील पाव जो होता है, फील पाव आप किससे होता है? तो क्रीमी भाई साहब से होते हैं फील पाव। सी का आपका 3 क्रीमी हो जाएगा। अब मलेरिया जो होते हैं ये भाई साहब होते हैं प्रोटोजोआ से। तो आप ऐसा हुआ। तो ए का 4 किसमें है? ए का 4 बी में भी है और सी में भी है। तो आपका ये और ये गलत हो जाएगा। अब बी और सी में कोई चुनना है। ए का 4 हो गया। बी का 1 आपका इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 55 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, राइट आंसर बी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। आपका ऑप्शन होगा 56 का बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। यह जो है एक मानक इकाई है जिसका उपयोग जो है मधुमेह के प्रबंधन और निगरानी में किया जाता है। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो आपका 57 का हो जाएगा। लैक्टोज खट्टा दूध नहीं, ये तो होगा ही नहीं। फार्मिक अम्ल चीटी सही है। टार्ट्रिक अम्ल रस नहीं है। कार्बनिक सोडा वाटर सही है। आपका ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। लैक्टोज जो है खट्टा दूध में नहीं पाया जाता है। लैक्टोज जो है खट्टा दूध में नहीं पाया जाता है, ये बल्कि खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर दूध खट्टा होगा उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टोज नहीं। तो लैक्टिक अम्ल दही और खट्टा दूध में पाया जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल जो है मानव के पेट में पाया जाता है, जैसे गैस बन गया है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, केले में हो जाता है। और मैलिक अम्ल किसमें होता है? सेम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए लैक्टोज वाला होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ये जनगणना से संबंधित है, तो देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, बाल लिंगानुपात था बिहार में, तो कितना था? तो आपका 58 का आपका राइट आंसर होगा ए, 935 था।
बिहार का कुल लिंगानुपात यानी कि टोटल लिंगानुपात कितना था, बिहार का कुल लिंगानुपात कितना था, तो आपका 918 था, टोटल पूछ रहा है पूरा, तो 918 था। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो आपका 59 का आपका हो जाएगा सी, फिरदौसी से था। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी थे। इनका जन्म हुआ कब हुआ था, 1290 में मनेर में हुआ था, और ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। मखदूम सरफुद्दीन मनेरी मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के पिता कौन थे, मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सोहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। ये जो है ना, इनके पिता, ये जो है इनके पिता कौन थे, या याहिया मनेरी थे, और ये सोहरावर्दी से थे। ये थे सोहरा आपका सोहरावर्दी से थे, सोहरावर्दी से थे कौन, तो सरफुद्दीन मनेरी के पिता याहिया मनेरी सोहरावर्दी सिलसिला से थे, और ये कौन थे, इनके बेटे सरफुद्दीन मनेरी ये फिरदौसी से थे। तो ये जो है भाई साहब, ये भाई साहब हैं आपका सरफुद्दीन मनोरी जो है फिरदौसी से थे, और इनके पिता जो थे सोहरावर्दी सिलसिले से थे। हम्म, चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार के पंचायती राज से संबंधित है। तो अगला सवाल है, बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो आपका राइट आंसर होगा सी, 3 महीने है। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, तो ये भी सुमिलित करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आसान होगा सुमिलित करने में। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, एक तरफ पुरस्कार है, एक तरफ क्षेत्र है। तो पहला, कबीर जी क्या थे, कबीर सामाजिक सद्भाव, कबीर सामाजिक सद्भाव, और बी बी सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के लिए दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। धन्वंतरी तो ये तो भाई वैद्य थे, तो ये चिकित्सा से थे। तो आपका ए का 4 किस में है, ए का 4 2 में है, तो ये और ये खत्म हो गया, आपका सी और डी बचा। तो ए का 4, बी का 3 दोनों में है, सी का 2 किस में है, तो इसमें है, और डी का 1 इसमें है, तो यानी कि सी का 2 डी का 1, यानी कि राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था, तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल टी कोहन ने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा सैमुअल टी कोहन ने किया था। चलते हैं कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। परमाणु बम, जे रॉबर्ट ओपन हाइमर, ये जो है भाई साहब परमाणु बम का किए थे। एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम का किए थे, ये भाई साहब परमाणु का किया है, ये भाई हाइड्रोजन बम का किया है, ये भाई न्यूट्रॉन बम का किया है। और ये जो है वर्नर वन ब्राउन जो है प्रक्षेपास्त्र का किया है, ये जो है प्रक्षेपास्त्र का किया है। गजब है, खतरनाक लोग हैं भाई ये। चलते हैं और भी कुछ है उसके बारे में जान लेते हैं। वाष्प टरबाइन का ये है, वाष्प टरबाइन का आविष्कारक है पार्सन्स है। वायुयान का है राइट बंधु, आपको पता ही होगा वायुयान का राइट बंधु है। टेलीफोन का है ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल। मीटर कार का है कार्ल बेंज है, कार्ल बेंज। टेलीविजन का है जेएल बेयर्ड है, टेलीविजन का। सुपर कंडक्टर का है एच कैमरलिंग है, सुपर कंप्यूटर का सुपर कंडक्टर का। लेजर का है टी एच मैनन है, लेजर का। प्रक्षेपास्त्र का है वर्नर वन ब्राउन, ये भाई साहब हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनसाइडर ट्रेडिंग की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो व्याख्या करता है ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गो कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है, ये इसके ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, वायदा बाजार आयोग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज एवं कमोडिटी एक्सचेंज में ये सब वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट ये सब मुंबई में है। तो भारत में वायदा कारोबार की नियामक संस्था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी इसको बोला जाता है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो इसका जो विलय कर दिया गया 2015 में, किसमें कर दिया गया, सेबी में कर दिया गया। सेबी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इसी में कर दिया गया, तो ये मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य निर्यात दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा व्यापार संतुलन कहते हैं, बीओटी, व्यापार संतुलन कहते हैं। चलते हैं अगला सवाल पर हम लोग देखते हैं। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, तो आपका बी राइट आंसर होगा। एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन मुक्त व्यापार हुआ आपका बी राइट आंसर है। बी बी मरेगा, बी सी पर मत समझिएगा, सी पर मारे बी मारे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, भारत में मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बी, बी राइट आंसर होगा। आपको जो है इसमें जो है 2014 का पहले
क्या किया जाता था? WPI को माना जाता था। मुद्रास्फीति में WPI को सूचकांक के आधार माना जाता था, लेकिन 2014 से CPI को माना गया, कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को माना जाने लगा। पहले था होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि होलसेल पर था 2014 के पहले। उसके बाद आपका हो गया CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर माना जाने लगा। तो अब जो है बी राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और RBI के कौन थे? उर्जित पटेल के सुझाव पर ये किया गया 2014 से, तो ये याद रखिएगा। CPI को माना जाने लगा। उसके पहले WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स था 2014 का पहले। उसके आधार पर मुद्रास्फीति को सूचकांक का आधार माना जाता था। अब है CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला जाता है CPI को। 2024 से RBI के उर्जित पटेल के सुझाव पर ये लागू किया गया, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, डी होगा। और ये जो है आपका 2020 से ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन होगा डी, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा बी, ऋग्वेद को शामिल किया गया है। अब कब शामिल किया गया था? तो आपका 2007, याद रखिएगा, शामिल किया गया था। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी है, ये याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछेगा, ऐत्रेय और कौशिकी, माने कि याद रखिएगा एक, ए से हो जाएगा ऐत्रेय, क से हो जाएगा कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन है? तो एक है, एक मतलब ए से ऐत्रेय, क से कौशिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। मलेच्छो अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है? मलेच्छो अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 71 का आपका हो जाएगा बी, नागभट्ट प्रथम को माना गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है विचार करके। तो 72 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाद में देखेंगे ऑप्शन, पहले देखते हैं ये। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, तो ये सही है। किसानों पर लगे तकावी ऋणों को माफ किया, तो आपका ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत कथन गलत है, तो इसमें से जो कोई भी गलत नहीं है, तो आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसने अनुभाग विभाग की स्थापना इसलिए किया क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, इसलिए किया। तकावी ऋण को माफ किया, किसानों को लगे तकावी ऋण को क्या माफ कर दिया गया। और भू राजस्व के दौर 1/3 से क्या किया, 1/3 जो था उसको हटाकर 1/5 किया इसने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया था फिरोज शाह तुगलक था, ये याद रखिए, पूछता है। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। फिरोज शाह ने कुछ विभागों की स्थापना की, जैसे दारुल दारुल सफा दारुल दार उल सफा राजकीय अस्पताल, दीवानी खैरात गरीबों के लिए दान विभाग, और दफ्तर ए रोजगार बेरोजगारों के लिए। तो इतना याद रखिएगा। दासों के लिए एक पृथक विभाग जिसको स्थापना की, तो उसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान दासों के लिए था। दफ्तर ए रोजगार था बेरोजगारों के लिए। दीवाने खैरात था गरीबों के लिए दान विभाग। और दार उल सफा था राजकीय अस्पताल। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और इसके दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल के बारे में। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किस के बीच हुई? तो आपका ऑप्शन होगा ए, क्लाइव एवं अवध के नवाब सुजाऊ दौला के मध्य। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, प्रथम संधि पूछता तो वो हो जाता क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होता, अगर प्रथम पूछता। यहाँ पर सेकंड पूछ लिया, इसलिए ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में जानते हैं। 1776 में इजारेदारी प्रथा के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने इसे पंचवर्षीय ठेकेदारी योजना कितने वर्ष कर दिया? तो 74 का आपका हो जाएगा डी, एक। ये जो पहले था पंचवर्षीय योजना था, बाद में से बदलकर एक वर्षीय कर दिया, ऑप्शन डी होगा। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बाद में देखेंगे उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें कथन गलत चुनना है। चलिए पहला देखते हैं। इसकी स्थापना 1910 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी, ये सही है। यह भारतीय महिलाओं के साझा हितों को बढ़ावा देते हुए महिला शिक्षा, बाल विवाह निषेध, परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार इत्यादि का कार्य थे, तो ये भी सही है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई भी गलत है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 75 का डी होगा ऑप्शन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अगस्त प्रस्ताव के बारे में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? अगस्त प्रस्ताव के बारे में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। शामिल नहीं है, बाकी सब जो है ना सब शामिल थे, इसलिए ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं। 1878 में किस वायसराय द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग नियुक्त किया गया? तो आपका सी लॉर्ड लिटन के अध्यक्षता में 1778 में लॉर्ड लिटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग नियुक्त किया गया था। और ये क्यों किया गया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस आयोग का कार्य जो है अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। और आयोग ने निम्न सिफारिशें की। पहला जो है अकाल संहिता का निर्माण हो, दूसरा लोगों को रोजगार मिले और समय पर मजदूरी देना, तीसरा सिंचाई सुविधाएं विकसित हो, चौथा अकाल दोष का गठन हो, और पांचवा अकाल के समय भू राजस्व का संग्रहण रोक दिया जाए, पांचवा अकाल सहायता का खर्च प्रांतीय सरकारों को वहन करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सहायता भी दी जाएगी, इसलिए ये किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में देखते हैं। 1885 में किसके द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो आपका ऑप्शन होगा इसमें इनके द्वारा भी किया गया था, इनके द्वारा और इनके द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर डी होगा सही। चलते हैं अगले सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं। किसके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया? किसके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्या हो गया था? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1800 कब हुआ था? 1877 में किया गया था। और उस समय वायसराय था कौन था? लॉर्ड लिटन था। दूसरा किया गया था 1903 में, उस समय कौन था? तो वायसराय कर्जन था, ये कर्जन दूसरा था। तीसरा किया गया था 1911 में, तीसरा 1911 में, इसमें कौन था? तो हार्डिंग था, जी भाई साहब थे हार्डिंग। तो इसको याद रखने का तरीका है आपका लॉक है, लॉ से लीटन, ये कब हुआ था? 1877, यानी पहला। क से कर्जन 1905, है से हार्डिंग, ये कब था? 1911। तो ये याद करने का क्रम हो गया, लक है याद रखिएगा। ये जो दरबार हुआ है सब, तो ये तो पहला जो है लिटन 1877 में, और दूसरा है कर्जन 1905 में, तीसरा है हार्डिंग 1911 में। तो लक है याद रखिएगा, लॉ से लिटन, क से कर्जन, है से हार्डिंग, याद रखने का तरीका है लक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका में नागरिक अधिकार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनको जो 1964 में किया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका के प्रथम कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के, ये याद रखिएगा। चलते हैं और नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न तथा 1993 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1990 में भारत रत्न दिया गया नेल्सन मंडेला को, और 93 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो इनके बारे में आप लोग जान गए, चले याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था आपका ए, चीन में हुआ था। चीन में 1921 में हुआ था, 1921 में। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। साम्यवादियों के दमन के लिए चियांग काई शेक ब्लू शर्ट आतंकवादियों दल का गठन किया गया। रूस के साम्यवाद का जनक जो थे प्लेखानुह को माना जाता है। रूस के साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? प्लेखानुह को माना जाता है, ये याद रखिएगा। और फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। समाजवाद का जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो यह याद रखिएगा। कोई जगह समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन दे देगा 4, उसमें ये नाम भी रहेगा, तो याद रहेगा, तो आप लोग आंसर सही कर पाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पठार और दूसरी तरफ है आपकी उसकी अवस्थिति। तो आपका इसमें जो होगा, हाँ 82 का ऑप्शन आपका के पास मैक्सिमम है। मेक्सिको में किम्बरले पठार, ये नहीं होगा। मिस्र स्पेन में, यूक्रेन का पठार कनाडा में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका गलत है। ये जो है अफ्रीका में नहीं है, किम्बरले का पठार जो है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो है ना
ये अफ्रीका में नहीं है, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। AUSTRALI है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ और इसमें हम लोग देख लेते हैं। अबिसिनिया पठार पूछेगा तो इथोपिया और इट्रिया में है। अबिसिनिया का पठार किसमें है, तो इथोपिया और इट्रिया में है। कोलोराडो पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कहाँ, तुर्की में है। कटंगा पठार डेमोक्रेटिक कांगो में है। कटंगा का पठार डेमोक्रेटिक कांगो में है। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कोलंबिया पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलते हैं अगले सवाल पर हम देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है कावेरी नदी का उद्गम, तो आपका ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का उद्गम। इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। पवित्रता के लिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जो सदा नीरा नदी है, मतलब एक ऐसी नदी है जो सदा नीरा है, मतलब सदा बहती रहती है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जैसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी, कावेरी। इसकी जो आपकी जो है सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। हेमावती है, लोकापावनी है, हारंगी है, सिमसा है, अर्कावती, ये सब बाएं तरफ से मिलती है। तथा लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सोमवती, भवानी, अमरावती कावेरी के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां है। और इसका जो है 56% तमिलनाडु में तथा पुदुचेरी में, 41% कर्नाटक में और 3% जो है केरल में ये कावेरी प्रवाहित होती है। चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है सी, सी आपका राइट आंसर है। इसमें थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल किसको होता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो चलते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो आपका सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत में लंबाई इसकी है 1180 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी जो है 12 लाचा ला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती है। चिनाब नदी पर जो है जल परियोजना है, बगलिहार जल परियोजना है, सलाल परियोजना है और दुल्हस्ती परियोजना है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं और भी कश्मीर में जो नदियां हैं बाती उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना है, ब्यास नदी पर पोंग परियोजना है। रावी नदी पर चमेरा परियोजना, थिंग परियोजना है। झेलम नदी पर तुलबुर परियोजना, पूरी परियोजना है। काली नदी पर टनकपुर परियोजना है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना है और कोल्डन परियोजना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई, भारत में प्रथम आधुनिक सूती मिल कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई, तो आपका ऑप्शन होगा सी, फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई थी। और ये कब लगाई थी, 1818। ये कहाँ है, तो कोलकाता के पास ये फोर्ट ग्लस्टर है ये जगह। और ये क्या हुआ, ये सफल नहीं हो सकी। उसके बाद फिर क्या लगाया गया, सफल नहीं हुआ तो 1854 में फिर लगाया गया आपका कावासाकी डावर के द्वारा मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र का नींव रखा गया 1854 में, कावासाकी डावर द्वारा मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी फैक्ट है, कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं उसके बारे में। भारत का कार्टनोपोलिस कहा जाता है, यानी कॉटन, कॉटन का जो आपका वस्त्र बनता है वो ज्यादातर मुंबई में बनता है। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है सुमेलित नहीं है। हाँ, इसमें गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र सही है, मदुरै वैगई सही है, सांगली कृष्णा सही है, विदिशा नर्मदा ये गलत है। ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, विदिशा नर्मदा ये सही नहीं है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, विदिशा जो है ना बेतवा नदी के किनारे है, ना कि नर्मदा। ये बेतवा याद रखिएगा। बेतवा यमुना की सहायक नदी है और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन है, बेतवा है, ये बेतवा। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढलान से निकलती है। सांची जो है, सांची जो है रहती है आपका कहाँ पड़ता है, सांची आपका एमपी में पड़ता है और एमपी में सांची पड़ता है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है सांची, ये याद रखिएगा। आप तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैगई नदी, वही वैगई नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैगई नदी तमिलनाडु में स्थित वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है। मदुरई इसी नदी के किनारे स्थित है, मदुरई जो है शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तो पता है असम का डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली, धुबरी वहाँ पर स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर है विजयवाड़ा और सांगली है, विजयवाड़ा और सांगली जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, चंदन। चंदन एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है। और इसमें थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। रेल के स्लीपर बनाने में सखुआ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रांस हिमालय के हिमनदों को पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करें, यानी कि ये आपका आपका हो गया ये सॉरी, ये मान लीजिए भारत कहती है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, सॉरी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला ये इलाका है पूरा। तो पश्चिम यानी इधर से इधर ऐसे पूरा ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा आपका, इधर पश्चिम से पूरा इधर जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में।
पहला जो हैगा आपका बतूरा होना चाहिए। सियाचिन आपका यहाँ हो जाएगा, उसके बाद इस पर ये नहीं होगा, बियापो, इस पर बतूरा ये नहीं होगा, आपका बी होगा। बतूरा होगा, इस पर होगा बियापो होगा, बतूरा होगा, सियाचिन होगा, पश्चिम से पूर्व में। चलते हैं आगे बढ़ते, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है 26% है। मिजोरम का आपका हो जाएगा 23.5% है दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक। बिहार का करीब करीब, बिहार का है आपका 10 से 25, 25 नहीं होगा, आपका 17 के करीब होगा, 17 पॉइंट कुछ होगा। और उड़ीसा का आपका भी कम है। तो इसमें जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा 26%। इसमें अगर मेघालय दिया होता, मेघालय ऑप्शन में, तो आपका मेघालय होता, क्योंकि मेघालय का 27.9% है। तो ये मेघालय नहीं दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो आपका राइट आंसर ए मेघालय होगा, क्योंकि 26% इसका दशकीय वृद्धि था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं? तो निश्चयवाद के समर्थक जो रहे हैं आपका सी हैं, फ्रेडरिक रेटजेल निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। और नौ नियतिवाद भी कहते हैं इनके द्वारा। मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, इस विचारधारा को नियतिवाद कहते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का स्पष्ट किया। विडाल डी ला ब्लास एवं लुसियन फेबे संभववाद के प्रमुख समर्थकों में से हैं। ये संभववाद के प्रमुख समर्थक हैं, और लुसियन फेबे भी संभववाद से संबंधित हैं। और ग्रिफिथ टेलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नौ नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था, नौ नियतिवाद। और ये है फ्रेडरिक टेलर नियतिवाद के बारे में, नियतिवाद के हैं। और जो टेलर जो है, ग्रिफिथ टेलर इसमें नहीं दिया गया, वो नौ नियतिवाद के हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? 92 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, घोल रंध्र होगा। डोलाइन जो है, डोलाइन के बारे में थोड़ा सा इसमें नहीं दिया है। डोलाइन जो है विस्तृत आकार वाले घोल रंध्र है। युवाला जो है डोलाइनों के समूह द्वारा निर्मित बड़ा गर्त है। पुल जो है युवाला से अधिक विस्तृत गर्त है। और पौनों के घर्षण से छत्रक शैल का निर्माण होता है। इसे सहारा मरुस्थल में गारा भी कहा जाता है। जब नदियों का जल कम ऊंचाई से तथा क्रमबद्ध रूप से नीचे गिरता है तो उसे छिप्रिका कहते हैं। चलते हैं अगला सवाल देते हैं, अग्लुहास धारा के बारे में जानते हैं। तो अग्लुहास धारा जो है आपको हिंद महासागर में चलती है। अग्लुहास धारा हिंद महासागर में चलती है। एक गर्म, ये जो है ना गर्म गर्म जल धारा है। और ये मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तथा संयुक्त धारा को अग्लुहास धारा कहा जाता है। मोजाम्बिक धारा एक तरफ से हो गई, एक तरफ से आपका मेडागास्कर धारा हो गई, और दोनों मिलकर मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तो संयुक्त धारा बनाती है। इसी को अग्लुहास धारा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका मैथ का गया, और मैथ को सॉल्व करने के स्थान चाहिए, तो स्थान नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 94 का बी होगा, और 95 का आपका आंसर होगा आपका, इसका भी बी होगा। और 96 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 96 का जो ऑप्शन होगा इसका भी होगा आपका डी होगा, राइट आंसर डी होगा। और चलते हैं अगले सवाल पर। 97 का आपका ऑप्शन होगा, 97 का भी आपका होगा डी होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के बारे में जानते हैं। 98 का जो है आपका ऑप्शन होगा बी होगा, राइट आंसर बी होगा। और 99 देखते हैं, 99 का होगा आपका राइट आंसर, 99 का आपका हो जाएगा डी, ये रीजनिंग का सवाल है। और 100 का आपका आंसर हो जाएगा, आपका 100 का ऑप्शन हो जाएगा, 100 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 25%। चलते हैं, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और आप सभी से प्रार्थना करते हैं आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दिन रात मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और मुझसे जो भी आप सुझाव चाहते हैं या आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा सुधार करने की, जो भी कमियाँ होगी उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।